आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज की क्लास में हम वैसे प्रश्न को लाए हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। यानी इतिहास के जो है क्लास 10 हिस्ट्री उसके चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो है 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे चैप्टर 1 के, जो बिल्कुल ही सरल भाषा में होगा और बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए नीचे क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या था। यानी फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या था। चलिए इसका आंसर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति आखिर है क्या। देखिए अगर इस क्रांति की बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो यह क्रांति जो है फ्रांस की क्रांति है और फ्रांस में बुर्बो राजवंश के निरंकुश राजतंत्र और सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा जो है सामाजिक राजनीतिक बदलाव था। इस क्रांति ने फ्रांस में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया और वहाँ पर गणतंत्र को स्थापित किया। और वहाँ जो राजा थी, जो निरंकुश शासक कर रहे थे, राजा लुई 16वीं, उसको सत्ता से हटाकर फांसी दी गई। ये थी फ्रांसीसी क्रांति। चलिए लैंग्वेज के माध्यम से देख लेते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और समानता का संदेश फैलाया। इस क्रांति के बाद क्या हुआ, राजा की निरंकुश सत्ता कमजोर हुई और जनता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता मिली। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी ये थी पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में था। ये इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। इससे एक ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव हर एक साल रहता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन में के सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए नेपोलियन के जो सुधारों हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन जो थे उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नेपोलियन कोड लागू किया। यानी यूरोप में जो था कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उसमें क्या किया, नेपोलियन कोड लागू किया। जिससे हुआ क्या कि सभी नागरिक को वहाँ समान माना गया। उसके बाद सामंती प्रथा वहाँ पर थी, वो खत्म हुई। शिक्षा व प्रशासन में सुधार किए गए, जिससे यूरोप में जो है आधुनिक शासन व्यवस्था विकसित हुई। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि नेपोलियन कोड किसने लागू किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी वियना कांग्रेस होता उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए वियना कांग्रेस जो है यह यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसी का ये चैप्टर है और इसीलिए हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वियना कांग्रेस ये 1815 में जो हुई थी। एक वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांति स्थापित करना था। यानी यूरोप में जो अशांति बढ़ रही थी उसमें शांति को स्थापित करना था। किसका, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। यूरोप के पुराने राजाओं की सत्ता फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। यानी इस कांग्रेस के तहत, वियना कांग्रेस के तहत यूरोप में जो पुराने राजा थे उसका सत्ता को फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई और साथ ही जो है राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारों को दबाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के भावना पनप रही थी उनको दबाने का प्रयास किया गया। किसके माध्यम से, वियना कांग्रेस के माध्यम से। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हर एक साल रहता है, इसीलिए आप जो है इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यानी राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम। क्या होता है, अपने देश से प्रेम। यानी देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, एकता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। ये क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना होती है। चलिए भाषा देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश से प्रेम करना और देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए काम करना। यानी अपने देश की एकता के लिए और स्वतंत्रता के लिए काम करना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। सब लोग अपने राष्ट्र से को ऊपर मानते हैं और एकजुट होकर रहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। बिस्मार्क जिन्होंने ब्लड एवं आयरन यानी रक्त एवं लौह की नीति दी, उनका क्या भूमिका थी। तो अगर जर्मनी में एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका की बात करें तो इन्होंने बहुत ही भूमिका निभाई थी। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता था। उसने क्या किया, ब्लड एवं आयरन यानी रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, जिसका मतलब था कि जर्मनी का एकीकरण का जो युद्ध था उसको और सख्ती से करने के लिए इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी। उसने क्या किया, 3 युद्ध जीतकर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया। क्या किया, जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड एवं आयरन की नीति
कौन दिए? तो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो इसको अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मैज़नी का योगदान क्या था? यानी इटली के एकीकरण में मैज़नी का क्या योगदान था? तो मैज़नी जो है एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे? एक महान राष्ट्रवादी नेता, यानी अपने राष्ट्र के प्रति था। उन्होंने यंग इटली संगठन बनाया। यंग इटली नामक एक संगठन बनाया और लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना जगाई। यानी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता को उन्होंने लोगों में जगाई। उनका सपना क्या था? कि उनका सपना था कि यंग इटली को जो है एक स्वतंत्र और एकजुट राष्ट्र बनाने का। यानी इटली जो है एक स्वतंत्र और एकजुट राष्ट्र बने, यह मैज़नी का सपना था। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मैज़नी ने। और उनका क्या सपना था? तो इटली का एक स्वतंत्र और एकजुट राष्ट्र बने। यानी एक दो क्वेश्चन इससे पूछता है कभी कभी, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है गैरीबाल्डी कौन थे? यानी गैरीबाल्डी ये कौन थे? तो गैरीबाल्डी जो थे एक इटली के प्रसिद्ध सैनिक नेता थे। क्या थे? इटली के प्रसिद्ध सैनिक नेता। उन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ, किसके साथ? रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को जीतकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उन्होंने रेड शर्ट्स नामक एक सेना का गठन किया। उन्होंने दक्षिणी इटली को जीतकर जो है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है 1848 की क्रांति क्यों महत्वपूर्ण थी? यानी 1848 में जो क्रांति हुई थी वे क्यों महत्वपूर्ण थी? तो 1848 में यूरोप के एक साथ कई देशों में क्रांति हुई थी। यह क्या हुई थी? यूरोप के कई देशों में क्रांति हुई थी। लोगों ने क्या क्या? संविधान, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की मांग की। यानी लोगों ने जो है संविधान और स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, इन सब की मांग की। हालांकि क्रांति जो है पूरी तरह सफल नहीं हुई, ये क्रांति जो है सफल नहीं हुई, लेकिन इससे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। जैसे भारत में जो है 1857 की क्रांति हुई थी, सेम इसी तरह हुई। ये 1857 की भारत की क्रांति भी जो है देश को आज़ाद नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाई। चलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि जोल्वेरिन क्या था और इसका महत्व क्या था? यानी जोल्वेरिन क्या था और इसका क्या महत्व था? तो देखिए जोल्वेरिन जो है जर्मनी का एक व्यापारिक संघ था। क्या था? व्यापारिक संघ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इससे जर्मनी के विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ और आर्थिक एकता मजबूत हुई, जिससे एकीकरण में मदद मिली। यानी चलिए अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न भी है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का महत्व क्या था? तो देखिए उत्तर को देखते हैं कि इन दो देशों के एकीकरण में यूरोप में नए राज्य का निर्माण हुआ। इससे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और यूरोप की राजनीति में बदलाव आया। दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 10 लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।